आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास ज्योग्राफी का थर्ड बुक है। उस भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य 2, उसका चैप्टर पहला है आंकड़े, स्रोत एवं संकलन। तो इसमें देखते हैं आंकड़े क्या होते हैं। तो सामान्यतः संख्याओं का समूह जिससे कोई सूचना प्राप्त की जा सकती है आंकड़ा कहलाता है। किसी विषय से संबंधित तथ्यों को संख्याओं के रूप में लिखा जाए तो वह आंकड़ा कहलाएगा। आंकड़े वे साधन हैं जो किसी भी समस्या के विषय में ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता देते हैं। आंकड़े जो है सो दो होते हैं। पहला मात्रात्मक होते हैं, तो इन जिसे मापना संभव होता है, और दूसरा गुणात्मक होते हैं जिसे मापा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ अवलोकन कर सकते हैं। अगला टॉपिक है आंकड़ों की आवश्यकता, यानी कि हमें आंकड़ों की आवश्यकता क्यों होती है। तो आंकड़े भौगोलिक विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और आंकड़ों का प्रयोग भावी प्रवृत्तियों के पूर्वानुमान हेतु किया जाता है। आंकड़े आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण कर उन्हें हल करने व नीतियों के निर्माण में सहायक होते हैं। फिर आंकड़ों द्वारा तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है और आंकड़े किसी समस्या को जानने व उनकी व्याख्या करने में सहायक होती है, इसलिए आंकड़ों की आवश्यकता होती है। अगला टॉपिक है आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत। तो पहला स्रोत है प्राथमिक स्रोत। आंकड़े के दो स्रोत होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो स्वयं व्यक्ति या किसी शोधकर्ता द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त की गई जानकारी पर आधारित होता है, जैसे किसी व्यक्ति की लोकप्रियता के बारे में किया गया सर्वे। दूसरा है आंकड़ों के स्रोत में द्वितीयक स्रोत। तो जब किसी दूसरी संस्था द्वारा आंकड़ों को संग्रहित व संशोधित किया जाता है तो वह द्वितीयक आंकड़ा कहलाता है। यह प्रकाशित या अन्य स्रोतों से प्राप्त किया गया आंकड़ा होता है, जैसे वेबसाइट, मोनोग्राफ, पुस्तकें। मोनोग्राफ जो है सो किसी विषय विशेष पर विस्तृत लेख होता है, उसे ही मोनोग्राफ कहा जाता है। अगला टॉपिक है प्राथमिक आंकड़ों के स्रोत, यानी कि प्राथमिक आंकड़े कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो पहला व्यक्तिगत प्रेक्षण, यानी कि व्यक्ति या समूह द्वारा प्रत्यक्ष प्रेषण से आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा है साक्षात्कार। तो आपसी संवाद द्वारा आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं। साक्षात्कार का उद्देश्य स्पष्ट भाषा, सरल और अनुकूल वातावरण व प्रश्नों का क्रम सरल से जटिल की ओर होना चाहिए। यानी कि अगर साक्षात्कार जाता है तो उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, भाषा जो सिंपल होना चाहिए, और अनुकूल वातावरण को देखते अनुसार प्रश्न जो पूछना चाहिए वह शुरू में सरल क्वेश्चन पूछना चाहिए और बाद में जटिल प्रश्न पूछना चाहिए। तीसरा है प्रश्नावली और अनुसूची। तो विस्तृत क्षेत्र हेतु उपयुक्त होता है प्रश्नावली और अनुसूची। प्रश्नावली तथा साक्षात्कार सबसे प्रचलित विधि है प्राथमिक आंकड़े प्राप्त करने के स्रोत में। तो अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली और अनुसूची में अंतर। तो प्रश्नावली जो है सो उत्तर देने वाला प्रश्नावली स्वयं भरता है, जो बताएगा आंसर वह खुद प्रश्नावली भरता है, और जबकि परिगणक या परीक्षक स्वयं उत्तर देने वाले से प्रश्न पूछकर उसका उत्तर भरता है, तो वह अनुसूची कहलाता है। प्रश्नावली जो है शिक्षित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त होता है और अनुसूची से शिक्षित और अशिक्षित दोनों व्यक्तियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रश्नावली जो है सो बड़े क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है, बड़े क्षेत्रों के लिए, और अनुसूची जो है सो सीमित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त माना जाता है। प्रश्नावली जो है सो डाक द्वारा सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भेजा जा सकता है, लेकिन अनुसूची को स्वयं परिगणक को जाना पड़ता है। अगला टॉपिक है द्वितीयक आंकड़ों के स्रोत, यानी कि द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के तरीके। तो किसी माध्यम से प्राप्त किए गए आंकड़े द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं। इसमें पहला है प्रकाशित आंकड़े। तो इसके अंतर्गत सरकारी प्रकाशन, अर्ध सरकारी प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन, निजी प्रकाशन, समाचार पत्र और पत्रिकाएं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि को शामिल किया जाता है प्रकाशित आंकड़े में। दूसरा है अप्रकाशित आंकड़े। तो इसमें सरकारी प्रलेख आते हैं और अर्ध सरकारी प्रलेख। तो सरकारी प्रलेख में प्रकाशित रिपोर्ट, मोनोग्राफ तथा प्रलेख को रखा जाता है, और अर्ध सरकारी में नगर निगम व जिला परिषदों द्वारा जो लेख निकाला जाता है उसे रखा जाता है, यानी कि प्रकाशित आंकड़े जो होते हैं सो।
और तीसरा, निजी प्रलेख में व्यापार संघ में राजनीतिक संगठनों की रिपोर्ट होती है, उसे अप्रकाशित स्रोत में रखा जाता है। अगला है सेंसर ऑफ इंडिया तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ऑफिस NSSO। राष्ट्रीय स्तर की दो महत्वपूर्ण संस्था है। यह आंकड़ों का संग्रह, संगठन तथा सारणीयन करती है। फिर आगे सेंसर ऑफ इंडिया जनगणना से संबंधित विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराती है और NSSO सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का विवरण उपलब्ध कराते हैं। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जो भारतीय मौसम विभाग है, वह नई दिल्ली के में है, जो मौसम से संबंधित सूचना उपलब्ध कराती है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिकरणों जैसे UNDP, UNESCO, FAO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट प्रमुख होते हैं। अगला टॉपिक है सूचकांक यानी कि इंडेक्स। तो सूचकांक जो है सो सांख्यिकी माप है जो चरों यानी कि प्रतिवर्ती मूल्यों से संबंधित समूह के परिवर्तन को दर्शाता है। इसका उपयोग लागत और मात्रा में आए परिवर्तनों को देखने के लिए किया जाता है। इसमें आर्थिक नीति निर्माण के लिए सूचकांक की आवश्यकता होती है। प्रमुख प्रचलित सूचकांक जो प्रचलित हैं वह है मानव विकास सूचकांक जो HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। थोक कीमत सूचकांक जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स। उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक प्रमुख प्रचलित सूचकांक है। सूचकांक के परिकलन के लिए साधारण समुच्चय विधि सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। सूचकांक बराबर एक फार्मूला होता है, सिग्मा Q1 बट्टा सिग्मा Q0 इंटू 100। सिग्मा Q1 जो है सो वर्तमान वर्ष के उत्पादन का योगफल होता है और सिग्मा Q0 जो है सो आधार वर्ष के उत्पादन का योगफल होता है। सूचकांक को हम एक टेबल की सहायता से समझ सकते हैं। इसमें देखिए उत्पादन मिलियन टन में दिया गया है, A, B, C और D। तो A में जो है सो उत्पादन 10, 8, 12, 2.5 और B में उत्पादन जो है सो 12, 10, 14, 6.2, C में 13, 12, 16 और 12.7 और D में 18, 15, 20 और 14.4 मिलियन टन में उत्पादन किया जा रहा है। तो इन सभी को जोड़ दिया जाता है। जैसे A को जोड़ेंगे तो सिग्मा Q0 बराबर 32.5 आएगा और फिर B को जोड़ेंगे तो सिग्मा Q1 बराबर 42.2। फिर C को जोड़ेंगे तो सिग्मा Q1 बराबर 53.5 और D को जोड़ेंगे तो सिग्मा Q1 बराबर 67.4 होता है। फिर सूचकांक निकालने के लिए A बराबर सिग्मा Q1 बट्टा सिग्मा Q0 इस तरह से 100 आ जाता है, मान बैठा के निकाल देना है। फिर B में भी इसी तरह और C, D सब को बैठा कर निकाल दिया जाता है। अगला टॉपिक है आंकड़ों का वर्गीकरण। तो आंकड़ों का वर्गीकरण के लिए फॉर एंड क्रॉस विधि यानी कि मिलान चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत सभी वर्गों का वर्ग अंतराल समान होता है, यानी कि जितने भी वर्ग अंतराल लिए जाते हैं वह सब समान होते हैं। नीचे एक आंकड़ा दिया गया है जिसमें 10 ठो कॉलम है और 6 ठो रो बनाया गया है और यह आंकड़े दिए गए हैं। तो इसे हम वर्गीकरण करके देख लेते हैं। तो इसे वर्गीकरण करने के लिए पहले वर्ग अंतराल बनाया जाता है, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह करते करते 90 से 100 तक ले लिए हम। और दूसरा कॉलम जो है सो कच्चे आंकड़े की संख्या को रखना है, तीसरा कॉलम में मिलान चिन्ह और चौथा में F रखना है। F यानी कि फ्रीक्वेंसी होता है, बारंबारता या आवृत्ति होता है। तो 0 से 10 में जो 4 संख्याएं थी, 2, फिर 2 था, फिर 9, फिर 6। तो मिलान चिन्ह में 4 ठो लाइन पार देना और फ्रीक्वेंसी में F में 4 लिख देना। इसी तरह 10 से 20 में 5 संख्याएं थी, 10, 15, 18, 12 और 17। तो 5 का मिलान चिन्ह है, सो 4 सीधा रख के एक ठो क्रॉस कर दिया जाता है। फिर 20 से 30 में भी 5 संख्याएं थी, 22, 28, 26, 22, 28। इसमें भी क्रॉस कर देना 4 ठो करके, तो 5 हो गया। इस तरह सभी निकाल लेना। यह आंकड़ों का वर्गीकरण कहलाता है। अगला टॉपिक है आवृत्ति वितरण। तो मदों की संख्याएं आवृत्ति कहलाती है।
आवृत्ति का साधारण अर्थ पुनरावृत्ति होता है, यानी कि बारंबारता। सारणी में किसी इकाई का बार बार दोहराना या पुनरावृत्ति आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति दो प्रकार के होते हैं। पहला साधारण आवृत्ति, तो यह प्रत्येक वर्ग के आवृत्तियों की संख्या को प्रदर्शित करता है, साधारण आवृत्ति। फिर आगे है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं, जो सिग्मा f के बराबर होता है। साधारण आवृत्ति को n से प्रदर्शित किया जाता है, जो सिग्मा f के बराबर होता है, यानी कि सिग्मा f बराबर n। दूसरा है संचयी आवृत्ति, जो बढ़ती हुई आवृत्ति या डेटा टेबल में अगली आवृत्ति को पहले वाले वर्ग की आवृत्ति से जोड़कर संचयी आवृत्ति निकाला जा सकता है। इससे आवृत्ति बढ़ती हुई प्राप्त होती है तथा किसी डेटा सेट में आंकड़ों की केन्य किस तरह परिवर्तित हो रही है इसका पता चलता है। सामान्यतः या साधारण आवृत्ति इसके समूह या वर्ग से संबंधित होता है। अगला संचयी आवृत्ति में जो है सो वर्ग को ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहला अपवर्जी विधि, दूसरा समावेशी विधि। तो अपवर्जी विधि को एक्सक्लूसिव मेथड कहा जाता है और समावेशी विधि को इनक्लूसिव मेथड। तो अपवर्जी विधि का सामान्य अर्थ होता है त्यागना या निकाल देना, और समावेशी विधि का सामान्य अर्थ होता है सम्मिलित करना, यानी कि रख लेना। तो अपवर्जी विधि देखते हैं, तो उच्च सीमा को त्याग कर निम्न सीमा को सम्मिलित करना अपवर्जी विधि कहलाता है। उच्च सीमा को L2 कहा जाता है और निम्न सीमा को L1। पहले वर्ग की उच्च सीमा दूसरे वर्ग की निम्न सीमा होती है, यानी कि जो पहला वर्ग का उच्च सीमा है वह दूसरा वर्ग का निम्न सीमा कहलाएगा। यह इसलिए किया जाता है ताकि किसी प्रकार का सांख्यिकीय दोष ना रहे। दूसरा समावेशी विधि, तो इसके अंतर्गत वर्ग की निम्न व उच्च दोनों सीमा को सम्मिलित किया जाता है। इसमें ऊपरी व निचली सीमा में 1 का अंतर होता है। तो हम टेबल में देखते हैं अपवर्जी विधि को। तो इसमें देखिए क्लास इंटरवल दिया है, यानी कि वर्ग अंतराल, जो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 है। यानी कि देखिए 0 जो है सो निम्न सीमा है L1, और फिर 10 जो है उच्च सीमा है L2। इसी तरह फिर 10 से 20 में 10 जो है सो L1 है और 20 L2 है। यानी कि एक वर्ग का उच्च सीमा दूसरे वर्ग का निम्न सीमा बन रहा है। और फ्रीक्वेंसी दिया गया यहाँ 4, 5, 5, 7, 6, 10, 8, 6, 5, 4, और क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया CF, जिसे CF कहा जाता है संचयी बारंबारता। तो इसे निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी में जोड़ा जाता है। जैसे कि फ्रीक्वेंसी 0 से 10 में 4 था, तो 4 रखा गया। फिर 10 से 20 में 4 और 5 दोनों को जोड़कर 9 आया। फिर 20 से 30 में 9 और 5 जोड़ा गया 14 हुआ। फिर 30 से 40 में 14 और 7 को जोड़ा गया तो 21 हो गया। और फिर 40 से 50 में 21 में 6 जोड़ा गया तो 27 हुआ। फिर 50 से 60 में 10 जोड़ा गया, 50 से 60 में जब 27 और 10 को जोड़ा गया तो 37 हो गया। फिर 60 से 70 में 8 जोड़ा गया तो 37 और 8 45 हुआ। और 70 से 80 में 6 जोड़ा गया, 45 और 6 51 हो गया। और 80 से 90 में 51 और 5 जोड़कर 56 हुआ। और फिर 90 से 100 में 56 और 4 जोड़कर 60 पूरा हो गया। तो यह अपवर्जी विधि कहलाता है। दूसरा है समावेशी विधि। तो समावेशी विधि में देखिए CI जो है क्लास इंटरवल वह 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, इस तरह एक एक का अंतर है। इसमें उच्च वर्ग और निम्न वर्ग की एक ही संख्या को दोहराया नहीं गया है। अगला टॉपिक है आवृत्ति बहुभुज। आवृत्ति बहुभुज या दोलन वक्र, जिसे ओजाइव कर्व कहा जाता है। तो आवृत्ति वितरण को जब ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। जो आवृत्ति वितरण था संचयी आवृत्ति, उसे जब ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो वह आवृत्ति बहुभुज कहलाता है। यह साधारण आवृत्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो CF होता है। और इसमें दो आवृत्तियों में से एक को दंडारेख व दूसरी को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसके लाभ क्या होते हैं? तो आलेखी रूप में माध्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह सामूहिक बारंबारता वितरण को दर्शाने के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि है।
और इसमें दो या अधिक आवृत्ति उनके मध्य तुलना की जा सकती है। तो यह आवृत्ति बहुभुज का चित्र देख लेते हैं किस तरह बनता है। तो देखिए, एक्स अक्ष में विद्यार्थियों की संख्या को लिया गया और वाई अक्ष में आवृत्ति लिया गया जो सी एफ होता था, एफ। तो वही टेबल दिया गया जो पहले ऊपर देखे थे साधारण आवृत्ति में, अपवर्जी विधि और समावेशी विधि में। तो देखिए 0 से 10 में 4 है, वहाँ भी 4 था, 10 से 20 में 5 है और 20 से 30 में भी 5 है, 30 से 40 में 7 है, 40 से 50 में 6 है, 50 से 60 में 10 है और 60 से 70 में 8 है और 70 से 80 में 6 है, 80 से 90 में 5 है और फिर 90 से 100 में 4 है। तो इन सब को टेबल के द्वारा दिया जाता है और फिर जो सभी के बीच बीच जहाँ होते हैं वहाँ मिला दिया जाता है तो वह औजाइव कहलाता है। आयत और औजाइव दोनों को मिला के आवृत्ति बहुभुज बनाया जाता है। यहाँ पे सूचकांक को लिया जाता है दिखाने के लिए कि क्या बता रहा है। तो जो पेंसिल से कलर किया गया है आयत, वह आयत है और जो औजाइव है वो बिंदु बिंदु वाला है। अगला टॉपिक है औजाइव वक्र। तो यह संचयी आवृत्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसमें आवृत्ति वितरण को वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके अंतर्गत किसी डेटा सेट में एक विशेष डेटा मूल्य से ऊपर व नीचे वाले मूल्यों का पता लगाया जाता है। तो औजाइव वक्र है सो दो प्रकार के होते हैं। पहले से कमतर विधि जिसे कि लेस देन कहा जाता है और दूसरा होता है से अधिकतर विधि जिसे कि ग्रेटर देन कहा जाता है। तो हम लोग पहला देखते हैं से कमतर विधि, लेस देन। तो उच्च सीमा से शुरू करते हैं व आवृत्ति को जोड़ते जाते हैं जिससे एक उभरता हुआ वक्र प्राप्त होता है। यानी कि सी आई जो है वह 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम और 100 से कम है। और एफ दिया हुआ था वहाँ पे 4, 5, 5, 7, 6, 10, 8, 6, 5, 4। तो अगर 10 से कम निकालना है तो 10 से कम 4 है। अगर 20 से कम निकालना है तो 20 से कम यानी कि 5 और 4 दो मिला के 9 है। 30 से कम निकालना है तो 9 और 5 और 30 में जितना कम है सब आ जाएगा, तो 9 और 5 14 आ जाएगा। अगर 40 से कम निकालना है तो 7 उसमें और ऐड होगा 21 हो जाएगा। 50 से कम निकालना है तो 21 और 6 27 हो जाएगा। 60 से कम निकालना है तो 27 और 10 37 हो जाएगा। 70 से कम निकालना है तो 37 में 8 जोड़ के 45 हो जाएगा। 80 से कम निकालना है तो 45 में 6 जोड़कर 51 आ जाएगा। और 90 से कम निकालना है तो 51 में 5 जोड़कर 56 हो जाएगा। और फिर 100 से कम निकालना है यानी कि पूरा, तो 56 और 4 60 हो जाएगा पूरा। अगर इसके ग्राफ की बात करें तो एक्स अक्ष में प्राप्तांक है और वाई अक्ष में संचयी आवृत्ति को लिया गया। तो इसमें देखिए से कम 10 है यानी कि 10 से कम, तो उसमें 4 था। फिर से कम 20, 20 से कम में 10 था। फिर से कम 30 तो उसमें 14 था। इस तरह बढ़ते बढ़ते वही टेबल को यहाँ पे ग्राफ में प्रदर्शित कर देना है। सी एफ जो है वह बिंदु सूचकांक में दिखाया गया, या सी एफ है संचयी आवृत्ति। दूसरा है से अधिक विधि। तो इसे मोर देन कहा जाता है। इसमें निम्न सीमा से शुरू करते हुए उच्च संचयी आवृत्ति जो सी एफ है वह प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति को घटा देते हैं जिससे हमें गिरता हुआ वक्र प्राप्त होता है। तो इस टेबल में देख सकते हैं सी आई जो है 0 से 10, 0 से अधिक, उसमें सबसे पहले उच्च सीमा से स्टार्ट कर घटाते जाते हैं इसमें। तो 60 में 56 घटा दिए 4 आ गया, तो सी एफ 60 हुआ। और दूसरा अगर निकालना है 10 से अधिक तो इसमें 60 में से 56 को घटा देना है तो 4 आ जाएगा, यानी कि 60 में 4 घटाने से 56 आ गया। फिर अगर 20 से अधिक निकालना है तो 20 से अधिक कितने हुए थे, 51 हुआ। 56 में 5 घटाकर जो बचा 51 तो वो आया। अगर 30 से अधिक निकालना है तो 51 में 7 घटा 44 घटा देने से 7 बचा तो वह 44 हो गया। अगर 40 से अधिक निकालना है तो 38 आ जाएगा।
50 से अधिक निकालेंगे तो 28 आएगा, 60 से अधिक निकालेंगे तो 20, 70 से अधिक तो 14 होगा, 80 से अधिक जितना रहेगा तो 9 होगा, 90 से अधिक 4 होगा, क्योंकि 90 और 100 के बीच में 4 ही था। अगर इसकी आकृति की बात करें तो टेबल में देख लीजिए, यह गिरता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि लगातार यह गिरते जाता है। 60 से स्टार्ट हुआ था और 4 में आके ख़त्म हुआ था। तो से अधिक 0 से अधिक 10 इस तरह करते करते एक्स अक्षज में यहाँ पे भी प्राप्तांक रखा गया और वाई अक्षज में संचयी आवृत्ति को रखा गया है। अब अगर कमतर एवं अधिकतर औजायों को दोनों को एक साथ ग्राफ में बनाया जाए तो यहाँ पे टेबल इस तरह बनेगा, CIF और कमतर CF और अधिकतर औजायों का CF। तो इस तरह इसको भी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित करने से कुछ इस तरह प्रतीत होगा। तो ये चित्र देख सकते हैं, यहाँ प्राप्तांक है और आवृत्ति में बढ़ता हुआ औजाय वक्र है और घटता हुआ औजाय वक्र है। से अधिक वाला नीचे आ रहा है 60 से घटते हुए, और से कमतर विधि वाला 0 से स्टार्ट होकर ऊपर जा रहा है। तो सूचकांक में देख सकते हैं से कम और से अधिक, और जब जहाँ दोनों मिलकर कटते हैं तो वहाँ माध्यिका की गणना होता है। माध्यक जो होता है मीडियन, उसकी गणना होती है, तो वह 40-50 और 50-60 के बीच में है, यानी कि 50 से 60 के बीच में। तो इस तरह हमारा चैप्टर यह समाप्त हुआ।